वेलकम बैक गाइस। लास्ट टाइम हमने 79 क्वेश्चन किया था लॉन्गेस्ट बॉर्डर के बारे में। हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि 88th क्वेश्चन है। उससे पहले लेट मी गिव यू फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस। एक सेकेंड, फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस नाउ बेटर। 88th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 88th क्वेश्चन ने पूछा था कि एथिक्स कमेटी होती है लोकसभा में, उसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी। सेकंड लिखा है ओनली मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिगार्डिंग अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर लोकसभा का कोई मेंबर कोई गलत काम करता है तो सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा क्यों ये ऐसा लिमिटेशन हो जाएगा कि वही लोग कंप्लेन कर सकते हैं। पूरे भारत का कोई भी नागरिक जो एक एज को क्लोज कर चुका है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करता है, वो इसमें कंप्लेंट डाल सकता है। सिर्फ पर्टिकुलर अगर उसी हाउस के मेंबर कंप्लेंट डालेंगे तो ये बायसनेस क्रिएट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से इनकरेक्ट हो जाएगा। जो खुद में ही एक बता था इनकरेक्ट स्टेटमेंट खुद बता रहा है, क्योंकि एटलीस्ट 2 तो करेक्ट होंगे। अगर सेकंड को आपने इनकरेक्ट कर दिया तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था नारी शक्ति वंदना अभियान। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि लोगों ने पहले वाले स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा ईजी ले लिया था। ठीक है, आपको ध्यान देना है। फर्स्ट वाले में लिखा है प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। यहाँ पे एग्जैक्ट नाम लिखा हो कि 18th लोकसभा। मैं नहीं बोल रहा कि आप इसको सीधे काट देखते इनकरेक्ट या काट दो, लेकिन आप एटलीस्ट एक माइंड में एक अप्रोच रखो कि यहाँ पे 18th लोकसभा क्यों रखा गया। वो 70th हो सकता था, जो करंट में चल रहा था उस टाइम पे, वो 70th लोकसभा भी हो सकता था, लेकिन 18th लोकसभा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी मोस्ट प्रोबेबली ये इनकरेक्ट होगा। और जनरली कोई एक डाटा या नंबर जहाँ लिखा रहता है वो इनकरेक्ट ही होता है। ठीक है, उस हिसाब से हम इसको इनकरेक्ट करेंगे। चलिए मैं मान लेता हूँ अगर आप इनकरेक्ट नहीं भी करते तो एटलीस्ट आपका ध्यान जाना चाहिए, आपको इसको मार्क करना है, इसके बारे में सोचना है कि 18th लोकसभा एग्जैक्ट क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड वाले में लिखा है दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। ये मैं इसको काउंट डाउन नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, तो मैं इसको करेक्ट मानूंगा। देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द सिटी का फॉर श्योर। नारी शक्ति वंदना अभियान का जो मेन मोटिव था यही वाला था, और सुनने में ही ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा एग्जेरिकेटेड फैक्ट या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट होगी। फर्स्ट वाले में अगर आपका 18th लोकसभा करेक्ट हो जाता तो ये भी आपका लॉजिक से करेक्ट हो जाता। ठीक है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आप देखिए हम पहले दूसरी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब इट वाज कमेंस्ड इन ऑन द पुणे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो इस प्लेस का नाम है, तो गलत हो सकता है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि पुणे में अगर सिर्फ पुणे, बेंगलोर, चेन्नई या किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम दिया होता तो मैं इसको इनकरेक्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस का नाम दिया ऑन द इन पुणे। अगर सामने वाले को स्टेटमेंट इनकरेक्ट ही बनानी है तो वो एग्जैक्ट नाम क्यों दे रहा है, एक एग्जैक्ट प्लेस का नाम क्यों दे रहा है। वो चाहता तो कोई एक रैंडम नाम दे सकता था जिससे वो इनकरेक्ट हो जाती, लेकिन अगर उसने एग्जैक्ट नाम दिया है यानी ये तो आंसर करेक्ट है, या तो उसमें कोई एक ऐसा क्लू है जिससे आंसर सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर ये आंसर, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ठीक है, इट वाज, इसमें लिखा है जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ। यहाँ पे देखो बहुत लोगों को लगेगा अगर ये तो गोल है, गोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट इसकी यहाँ लिखा है अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। और मोस्ट ऑफ जो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं टेररिज्म को रिमूव करना, उनका एक गोल होता है। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि उसका जो सिंगल गोल था वो था, लेकिन इसमें लिखा है कि अ गोल, मतलब जितने सारे उनके लिस्ट की गोल की जो लिस्ट थी उसमें से एक गोल ये भी था कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को कंडक्ट करना। ठीक है, अब फोर्थ इसमें लिखा हुआ इंडियन एयरफोर्स वॉज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, हो सकता है ये मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं कि भाई इंडियन एयरफोर्स की जगह इंडियन नेवी हो सकता है या इंडियन लैंड आर्मी हो सकती है, यानी यहाँ पर चेंज करने का स्कोप तो है। लेकिन मुझे 2 और 3 करेक्ट लगे, यानी 2 और 3 जहाँ नहीं होंगे साथ में उनको काट दूंगा, रिमूव कर दूंगा ऑप्शन को। इन दोनों ऑप्शन को रिमूव कर दिया। अब बचा भाई ये तो फर्स्ट करेक्ट है तो फोर्थ करेक्ट, मैं यहाँ पे 50-50 में आ सकती हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो, इसमें लिखा है इट वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब यहाँ पे एग्जैक्ट नेशन का नाम लिखा हुआ है इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया तो फोर्स और इन्वॉल्व होगा तो ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एक और नेशन का नाम लिखा है बांग्लादेश। अगर मुझे ये पता है तो मैं एग्जैक्टली सीधे आंसर करेक्ट कर दूंगा, नहीं पता है तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट में फोर्थ वाली स्टेटमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्कोप है चीज़ों को एक्सचेंज करने का, यानी नेशन का नाम बदल देने का स्कोप ज़्यादा है इसके कंपेयर में। ठीक है, हाँ यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, एयरफोर्स की जगह हो सकता है मिलिट्री हो या फिर नेवी हो, लेकिन उसके कंपेयर में फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में आप देखोगे तो ज़्यादा स्कोप है किसी भी चीज़ को अल्टरनेट करने का। बांग्लादेश की जगह कोई और देश हो सकता है, जैसे कि इसका एक्चुअल आंसर श्रीलंका था, तो ऐसे ही उसमें क्योंकि स्कोप ज़्यादा है इसलिए फर्स्ट वाले को इनकरेक्ट मान कर डी की तरफ जा सकता है, तो ये लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक,
अगर आप बस आपको अपनी अप्रोच क्लियर रखनी है, टू द पॉइंट सोचना है और सोचना है कि ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन ये स्टेटमेंट क्यों क्रिएट की गई होगी, ठीक है। 83rd वाला ये बेसिक नॉलेज में आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको रीट के बारे में पता होना चाहिए, क्राइटेरियो के बारे में पता होना चाहिए, सेटेरियो के बारे में पता, मतलब जो भी पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करती है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है, ठीक है, पॉलिटी में। तो इसीलिए इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम टेकिंग फॉर पर्टिकुलर डिसीजन, ये मैंडेमस की बात कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्यू वारंटो की बात कर रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल सी में इसका आंसर था, जब लोअर कोर्ट जो होती है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर केस को बंद कर दो, आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, और उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम लोग प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन मतलब खुद में ही निषेध उसका होता है। हिंदी में आप देखोगे तो ये देखिए प्रतिषेध यानी निषेध, मैं बंद कर देना किसी चीज़ को, तो वही एक चीज़ सी वाला रिफ्लेक्ट करता है। 84th के स्टेप चलते हैं। 84th में लिखा है कि दैट इट इज़ द प्रेसिडेंट गवर्नर हु इन द स्टेट रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये बहुत ज़्यादा वेल नोन फैक्ट है, ठीक है। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये काम प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का नहीं। और दूसरी चीज़, पॉलिटी में अक्सर गवर्नर को प्रेसिडेंट से, सीएम को पीएम से, पीएम को गवर्नर से या पीएम को प्रेसिडेंट से अल्टरनेट किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक। इससे उसका जो स्कोप है इन सभी में एक्सचेंज करने का ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पर गवर्नर लिखा है तो आप उसकी जगह एक बार अल्टरनेट करके प्रेसिडेंट लिख करके ट्राई करो कि हाँ क्या प्रेसिडेंट लिखने से ये जो स्टेटमेंट है ज़्यादा सूटेबल लग रही है। अगर वो ज़्यादा सूटेबल लग रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो करेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज़ है कि गवर्नर ये काम नहीं करता, ये काम प्रेसिडेंट करता है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा और सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा लॉजिक पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक का एक बेसिक ये भी है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर को गवर्नर से जनरली अल्टरनेट कर दिया जाता। तो हमें एक बार अल्टरनेट करके अपने माइंड में एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है और देखना है कि वो सूटेबल है या ये वाली स्टेटमेंट ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85th क्वेश्चन था जिसमें लिखा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जैसा मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से कई बार एक्सचेंज किया जाता है, सेम चीज़ यहाँ भी करी, सेम चीज़ उन्होंने यहाँ भी करी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो अप्रोच है वो क्लियर होना चाहिए। आपका अप्रोच अगर क्लियर होगा तो आप एक ही पर्टिकुलर जो ट्रिक्स या लॉजिक है उस पर आप टिके रहोगे और इससे आपके आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है। इसमें हालांकि यूपीएससी ने इसका आंसर सी दिया है, इवन दो ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। ये क्वेश्चन बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट होता है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई एसेंस वही क्रिएट करता है। हालांकि इसमें वो कोई दुराई नहीं है, एग्जैक्ट आर्टिकल 112 में ये एग्जैक्ट मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसके बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है तो प्रेजेंट करता है, बजट जो प्रेजेंट करता है। सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आर्टिकल 113 है एग्जैक्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पॉलिटी में आपको कुछ आर्टिकल्स, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब बेसिक आर्टिकल्स के आइडिया आपको होने चाहिए। इसके बिना आप पॉलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट या उतने आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जैक्ट बुक के बारे में पूछ दिया है, इसमें आपको पता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं पता है तो इसको लीव कर दो, इस क्वेश्चन को। अगर आपको पता है कि हाँ ये एस जयशंकर ने इस बुक को किया हुआ है तो आप इसको अटेम्प्ट करो, नहीं पता है तो लीव कर दो। और अगर आपको अटेम्प्ट करना ही है, सपोज है कि आप बोले भाई समझ छोड़ना है मुझे अटेम्प्ट करना, तो कैसे अटेम्प्ट करूँगा, तो एक ही अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, नॉन अननोन वाली अप्रोच, ठीक है। भूपेंद्र यादव उतना फेमस नहीं पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, नलिन मेहता भी उतनी फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन शशि थरूर और सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर, यहाँ पूरा नाम दिया हुआ है एस जयशंकर, ये दोनों एक फेमस पर्सनैलिटी है। आप इन दोनों में से एक कोई पर्टिकुलर चूज कर सकते हो, ठीक है। इवन दो कोई गारंटी नहीं है कि आपका करेक्ट ही हो जाए, तो मैं तो बोलता है ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको आइडिया है तो सीधा टिक करो, नहीं आइडिया है तो लीव कर दो। 87 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें भी 3 कंट्रीज के बारे में पूछ दिया है, बोर्ड है इनमें से कौन सा रीजन है कि वो न्यूज़ में थे, ठीक है। हालांकि अर्जेंटीना और सूडान जो थे ये दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इनका आपको देख कर आइडिया लग जाना चाहिए हाँ ये दोनों करेक्ट हैं। और थर्ड वाला जो टर्की था उसके रिगार्डिंग इनका हाउएवर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये चीज़ याद हो या पता हो, तो ऐसे में आप N-2 अप्रोच को फॉलो करो और ए को टिक करके आगे बढ़ो। देखिए यहाँ पर N-2 वाला जो फॉर्मूला है वो इनकरेक्ट हुआ है। अब मैंने बोला है कि इनकरेक्ट होगा, लेकिन हमको घबराना नहीं है। अगर वो 10 में से 3 जगह इनकरेक्ट हो रहा है तो 7 जगह जो है तो करेक्ट भी होगा, ठीक है। इसलिए आपको बस अप्रोच क्लियर रखनी है, फॉलो करते जाना है पथ को, एक ही पथ को फॉलो करो, दूसरा पथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन, इसमें सुमुद पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर द पर्शियन गल्फ एंड ऑयल नेचुरल गैस शिपमेंट टू द यूरोप, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। सेकंड में लिखा हुआ है कनेक्ट रेड सी विद मेडिटेरियन सी, यहाँ पर सीज को चेंज करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, पर क्या मुझे इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया है? मुझे इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं, तो मैं इसको पॉजिटिव वे में लूँगा, इसको करेक्ट मानूंगा और मैं ए ही टिक करूँगा, क्योंकि बी बहुत रेयर आंसर होता है कि दोनों करेक्ट और एक्सप्लेन ना कर रहे हो, ये चीज़ बहुत रेयरली होती है। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों जनरल स्टेटमेंट है तो आप एक ही तरफ जाना, बी कभी टिक मत करना, ठीक है। 89 क्वेश्चन के, क्योंकि बी एक एक्सेप्शन है, वो 100 में से मान लो एक, मतलब ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में 100 में से 3 या 4 क्वेश्चन में ही होगा, तो आप 3-4 क्वेश्चन के लिए आप अपने क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते। अगर आपको जब तक दोनों चीज़ एग्जैक्टली 100% ना पता हो तब तक आपको बी नहीं करना है। 89 की तरफ चलते हैं। 89 में रेड सी के बारे में पूछा हुआ है, इन रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ये करेक्ट है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि भाई थोड़ी बहुत जो उनको प्रेसिपिटेशन, थोड़ी बहुत बारिश मिलती है, कुछ ना कुछ फॉर्म में उनको मिल जाती है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। एनी लिखा हुआ है, वेरी लिटिल लिखा हुआ है, तो इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो ये करेक्ट होना चाहिए। सेकंड लिखा है कि नो वाटर एंटर टू रेड सी फ्रॉम द रिवर्स। अब यहाँ पर आपका नॉलेज थोड़ा बहुत बेसिक जियोग्राफी का नॉलेज अगर है तो आप इसको आइडिया लगा करके इनकरेक्ट कर दोगे, और नहीं है क्योंकि इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो आप एक पॉजिटिव वे में लेकर एक्सट्रीम स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको आप देख रहे हो कि इसमें भाई इतना वो रेड कार्ड दिया हुआ है, इतना ज़्यादा वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बाद भी अगर आप इसको करेक्ट करते हो तो आप पथ को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे हो। मैं तो बोलता हूँ अगर यहाँ पे ये करेक्ट भी होता स्टेटमेंट, फिर भी मैं इसको इनकरेक्ट ही मानता इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अगर मुझे इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है तो आइडिया है दैट इज वेल एंड गुड, आप आंसर तुरंत टिक कर दो, आपको जरूरत ही नहीं है ना ज़्यादा सोचने की। लेकिन आपको आइडिया नहीं है तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को जो बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं खुद में, उनको आप इनकरेक्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के बारे में पूछा गया है, इसमें कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन क्या था। अब इसमें एक चीज़ आप अप्रोच कर सकते हो, भाई लार्जेस्ट सोर्स पूछा है यानी कोई बड़ी चीज़ होगी, यानी एक पॉइंट पर, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लेते हैं हम 1 घंटा बोलते हैं कि 1 घंटे में वो पर्टिकुलर चीज़ दूसरों के कंपेयर में ज़्यादा पॉल्यूशन करती होगी, इसलिए तो लार्जेस्ट सोर्स है ना। तो हम एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे लोकोमोटिव के बारे में लिखा हुआ है, शिप्स के बारे में लिखा जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और इसमें तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता ही नहीं है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। लेकिन 4 द्वारा देखिए, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अब तुम बताओ कि लोकोमोटिव या शिप्स क्या इसके कंपेयर में ज़्यादा पोल्यूशन कर सकती हैं? ये 1 घंटे में जितना पोल्यूशन करेगा, क्या ये दोनों पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं ये इसके कंपेयर में ज़्यादा पोल्यूशन कर सकती है? नहीं। पावर प्लांट इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और इसीलिए वो लार्जेस्ट सोर्स बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन का। और आंसर भी डी ही होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है तो आप ये क्वेश्चन भी करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो EPA है वो यूएस की फेडरल एजेंसी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जो 1970 में स्टैब्लिश हुई थी। क्यों लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा नॉलेज है, हो सकता है आगे जाकर आपको काम आ जाए। 91 की तरफ चलते हैं। 91 में लिखा है देयर इज इंस्टेबिलिटी इन वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। तो ये पर्टिकुलर आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। इंस्टेबिलिटी लिखा हुआ है, साहेल रीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है चेंज करने का, एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई बड़ा क्लेम, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट कुछ नहीं है इसमें, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर सेकंड में रीजन लिखा होता जनरली, तो रीजन क्या लिखा है? देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर कोर्स इन द सेवरल कंट्रीज इन द साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। फॉर श्योर ये करेक्ट है। माली, चैड, सूडान, ये सब एरियाज जो हैं वहाँ पर ये जो मिलिट्री के टेक ओवर चालू हो गए हैं, इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट करेक्ट है, पर क्या ये लॉजिक से सॉल्व हो सकता था? लॉजिक यहाँ में दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वैसी है, लाइक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों में कोई कुछ बहुत ज़्यादा गलत या बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड फैक्ट नहीं यूज़ किया गया है। ऊपर से यहाँ पे वो देख रहे हो स्पेशल यहाँ पे टर्म्स यूज़ किए, यानी फोर्स इनकरेक्ट तो नहीं होगा। अगर उसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बनाना होता तो नॉर्मल बना देता, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता ऐसा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इसीलिए ये भी करेक्ट ही होगा। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जब दोनों जनरली करेक्ट हो तो वो ए ही आंसर होता है, बी नहीं होता है, क्योंकि नॉट एक्सप्लेन वाला बहुत मुश्किल है, ये बहुत रेयर होता है और रेयर केसेस में ही नॉट एक्सप्लेन आंसर होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।